क्राइम एफएम और मैं हूँ आपकी आरती ज्योति। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हफ्ता हम साइबर क्राइम अवेयरनेस को डेडिकेट किए हुए हैं। 1 फरवरी से 11 फरवरी तक आप सारे इस समय रेडियो चस्का पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें हर कहीं आप थोड़ा सा तड़का साइबर क्राइम अवेयरनेस का देखेंगे। उसी कड़ी में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर गजेंद्र सिंह वर्धमान, एडिशनल एसपी ग्वालियर। और ही इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। एक पुलिस ऑफिसर अच्छे होने के साथ साथ आपको बहुत सारा आर्ट का भी तड़का इनके साथ मिलेगा। तो एंड तक हमारे साथ जुड़ना है और अपने रिव्यूज भी हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना है। वैसे तो आप इन्हें पहले भी सुन चुके हैं आपकी फेवरेट सीरीज चस्का मेहमान के एपिसोड में, पर आज फिर पर थोड़ा सा साइबर क्राइम के तरीके के साथ। सो आगे भी जुड़े रहना है और अपने रिव्यूज हमारे साथ शेयर करके जाना है। सबसे पहले तो सर आपका रेडियो चस्का में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। ग्वालियर में कितना वर्ष हो गया है? मैं ग्वालियर में वर्ष 2022 से हूँ और लगभग 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। और यहाँ मैं हरदा से ट्रांसफर होकर आया था। तो उस समय जून 2022 आई थिंक चुनाव का समय था, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के समय। तो उसी दौरान मैंने ज्वाइन किया था और जो कि ये मेरा इस क्षेत्र में एक पहला ही मौका था। इस सीजन में कभी रहा नहीं था इससे पहले। तो आया तो डर लेके था कि पता नहीं कैसा माहौल रहेगा, और ऊपर से चुनाव जैसे सीजन है। लेकिन वास्तव में जब यहाँ आया तो मेरी वो सारी आशंकाएं निराधार निकली और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो कार्य का जो माहौल मिला वो वाकई हद था। ये बात तो है सर, शुरुआत में सभी ऑफिसर्स जो है वो थोड़ा सा इसमें आते हैं कि ग्वालियर, पर एंड में ना ग्वालियर इतना ज्यादा प्यार देता है ना कि उनका किसी कहीं जाने का मन नहीं करता है। ग्वालियर वाले अपने अपनेपन के लिए तो जाने जाते हैं। सर, इस समय साइबर क्राइम को लेकर हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। जब आप लोगों की पुलिस की ट्रेनिंग हुई होगी उस समय साइबर क्राइम इतना नहीं था, अब साइबर क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में आप लोग कैसे अपडेट रहते हैं, कैसे वो चीज़ों को अपडेट रखते हैं? ट्रेनिंग कुछ अलग हुई है अब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आजकल हम क्या है डिजिटल युग में जी रहे हैं। निश्चित रूप से हमने जब इस जॉब को ज्वाइन किया था उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी पर इतने हद तक नहीं थी। तो निश्चित रूप से उस समय के क्राइम में और आज के क्राइम में काफ़ी बदलाव आया है। आज हम देखते हैं कि आज चोर कोई सेंध लगा के चोरी नहीं कर रहा है, हो रहा है कभी कभार होती है। लेकिन आजकल एक क्लिक पे आपके अकाउंट को कब खाली कर देगा सामने वाला पता भी नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से, और ऐसा भी नहीं है कि वो सामने वाला आपके पास यहाँ पास में बैठा हो या कहीं 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में हो। आज ग्लोबलाइजेशन का समय है और ग्लोबलाइजेशन के इस युग में पूरे वर्ल्ड में व्यक्ति कहाँ बैठे बैठे आपके साथ डिजिटल माध्यम से आपके साथ फ्रॉड कर जाए और आपका अकाउंट खाली कर दे या आपके साथ किसी भी प्रकार का क्राइम घटित हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ये सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना, और ये जो हफ्ता आप लोगों ने डेडिकेट किया है, होप इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा। सर, किस टाइप के साइबर क्राइम्स आप ज़्यादा देख रहे हैं? साइबर क्राइम चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे बैंकिंग माध्यम से हो, या फिर आजकल जैसे डिजिटल अरेस्ट जैसे आपने माध्यम सुना है, या फिर फ़ोन के माध्यम से या किसी ईमेल या मैसेजिंग के माध्यम से हो, कई तरीके से हो सकते हैं। और कोई आवश्यक नहीं है कि हम जिन तरीकों में यहाँ बात कर रहे हैं उसी माध्यम से हो जाए, क्योंकि तकनीकी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है और फ्रॉडलैंड जो है अगली बार इसी तरीके का इस्तेमाल करेगा, कोई जरूरी नहीं है। वो एक लोगों को धारणा होती है कि साइबर क्राइम तो फ़ोन के ज़रिए ही होगा या कंप्यूटर के ज़रिए ही होगा। वो कहाँ से आपको किस तरीके से फंसा लें, उसके लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। सर, क्या क्या चीज़ें हम आम नागरिकों को करनी है, किन किन सावधानियों को बरतना है ताकि हम साइबर क्राइम से बच सकें? देखिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन का या कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप खतरे में तो हैं ही। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी का परिचय दें, थोड़े से जागरूक रहें और किसी प्रकार की लालच या भय से प्रभावित न होकर कार्य सतर्कता और सावधानी से करें तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खतरों से बच सकते हैं। जैसे कुछ एक मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताना चाहूँगा, तो जैसे फ़ोन कॉल आया किसी का और आपको डर दिखाया उसने कि आप किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए हैं, या आपका कोई पार्सल ऐसा हमको मिला है जिसमें कोई ऐसा सामान मिला है जो विधि विरुद्ध है, तो वो आपको डराएगा कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं या डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। या फिर उसने सामने वाले को फ़ोन करके ये बताया कि आपका फला परिचित जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और अस्पताल में भर्ती है, आपका परिवार का सदस्य है और तुरंत उसके उपचार की आवश्यकता है और आपको इतना ज़्यादा पैसे की जरूरत है। तो इस तरीके से आपको डरा के भी कर सकता है या फिर आपको प्रलोभन दे के भी कर सकता है। मान लो उसने कहा कि आपकी लॉटरी खुली है या आपको कैशबैक मिलने वाला है या आपका कोई गिफ्ट आया है,
तो या आपका कोई सामान विदेश से पार्सल आया है, इसके बदले इतनी कस्टम ड्यूटी चुकाना है, तो व्यक्ति को लगता है कि चलो एक बड़ा पार्सल आया है और अगर 2, 5, 10 हज़ार रुपये अगर ड्यूटी चुका के उनको पार्सल मिल रहा है तो क्या बुराई है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो लालच दे के हो, चाहे वो डर दे के हो, चाहे वो मतलब आपको प्रलोभन दे के हो। हमको इस प्रकार के किसी भी तरीके में फंसना नहीं है। लालच तो बुरी बला है, हम हमेशा से सुनते आए हैं। स्पेशली आज जो डिजिटलाइजेशन का समय चल रहा है, इसमें तो आपको लालच से सख्त दूरी बरतने की जरूरत है। ऑलराइट, आप सुन रहे हैं रेडियो चस्का 95 FM और रेडियो चस्का पर इस वक्त चल रहा है चस्का आइकन का एक और खास एपिसोड। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान, एडिशनल एसपी ग्वालियर। सो अगर आपका भी कोई भी सवाल है रिलेटेड टू साइबर क्राइम या गजेंद्र सर से कोई भी सवाल है, तो बस फोन उठाना है और कॉल करना है। हमारा स्टूडियो नंबर 40095995 पे। साथ ही हम फेसबुक पे लाइव भी हैं, तो आप हमें लाइव वहाँ देख भी सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। सर, हमने सुना आप एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, आप बहुत कुछ लिखते भी हैं। ये बिल्कुल सही सुना है। वैसे तो कहा जाता है पुलिस ऑफिसर की लाइफ बहुत बिजी रहती है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, ऐसे में आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं अपना वो आर्ट वाला पार्ट भी और ऑफिस भी? बिल्कुल आपने सही फरमाया है और निश्चित रूप से काफ़ी कठिन है। और क्योंकि ग्वालियर का आप जो परिस्थिति जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्राइम रेट ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से व्यस्तताएं अधिक रहती है। और दुर्भाग्य कहें या तो जो भी विभाग के नाते सौभाग्य कहें कि मुझे उतना वक्त नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पिछले 2-2.5 साल से मैं अभी तक कोई बुक नहीं लिखी है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इससे पहले मैं 6 किताबें लिख चुका हूँ। हमारे कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। हेलो। हाँ जी, रेडियो चस्का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गजेंद्र सिंह वर्धमान जी हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं सर से ये पूछना चाह रहा था कि सर, जैसे कि आजकल डिजिटल अरेस्टिंग का जो केस देखने को मिल रहा है अपने यहाँ सब जगह, तो फिर मुझे ये जानकारी चाहिए थी, जैसे कि वो सामने वाला को कॉल करता है तो उसको ये कैसे पता रहता है कि जिसके लिए वो कॉल कर रहे हैं वो उनके घर मौजूद नहीं है? ऐसा भी कई बार हुआ है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम क्या उसको रोकने के लिए क्या कर सकते? देखिए, ऐसा है कि ऐसा उसके पास कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वो रेंडमली कॉल करते हैं। मान लो उन्होंने दिन भर में 10-20 लोगों को कॉल किया और अगर उनके टारगेट पे 3-4 लोग भी आ गए तो उनका लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम डिजिटल अरेस्ट के नाम पे क्यों डरे? आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा, अभी हमारा जो नया कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, इसमें भी और इससे पूर्व जो कानून प्रचलन में थे उनमें भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो फिजिकली पुलिस अधिकारी आएगा, आपको अपराध से अवगत कराएगा, FIR नंबर अवगत कराएगा। कोई भी हो जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ हो, तो निश्चित रूप से जो अरेस्टिंग होती है वो फिजिकल अरेस्टिंग होती है। डिजिटल नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिजिकल अरेस्टिंग के बाद उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। अगर सामने वाला वीडियो कॉल के माध्यम से कह रहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पे अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कुछ सिग्नल इशू हो गया, पर आई होप हमारे कॉलर का जो सवाल था उनको उनका जवाब मिल गया हो। सर, हम पहले आपकी बात पे थे कि जैसे कि अभी आपने बोला कि आपको समय नहीं मिल पाया, पर आप 6 बुक लिख चुकी हैं। थोड़ा हम उन 6 बुकों के बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअल में मेरे जो 6 किताबें थी वो अलग अलग विषयों की थी और आमतौर पे मैं उपन्यास ही लिखता आया हूँ। तो मेरी पहली पुस्तक जो थी कहिए मंजिल से इंतजार करें, वो एक मोटिवेशनल बुक थी और ख़ास करके ऐसे विद्यार्थियों के लिए थी जो कहीं न कहीं किसी मुकाम पे या तो हताश हो चुके हों या 2-4 बार ट्राई कर चुके हों और उनको किसी कारण से सफलता नहीं मिली तो निराश होकर बैठ जाते हैं या अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो उनके लिए टॉपिक था, इसलिए कहा था कहिए मंजिल से इंतजार करें। तो ऐसा था। इसके अलावा मैंने सामाजिक पृष्ठभूमि से जो समाज में कुरीतियाँ होती है, जैसे महिलाओं के प्रति जो सोच है या समाज में कोई भी पेरेंट्स जैसे चाहता है कि वंश चलाने के लिए लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं होना, तो मैंने 3 बहनों की कहानी के ऊपर लिखा था। उसमें एक बताना चाहता है कि समाज में किस तरीके से महिलाओं के प्रति जो सोच है या एक नेगेटिव मेंटलिटी है उसके ऊपर लिखी थी। इसके अलावा एक मैंने क्राइम नॉवेल भी लिखा है। तो ऐसे हर अलग अलग विषयों पे मैंने लिखा है। तो मतलब
कोई भी सेक्टर आपने नहीं छोड़ा है, जैसे कि आपने अपने करियर में कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा है, ये हम पहले जान चुके हैं अभी कि सर पुलिस ऑफिसर बने, अभी एएसपी से पहले भी बहुत सारी फील्ड ट्राई कर चुके हैं, बड़ी ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है सर आप। अब अगर हम फिर से डिजिटल अरेस्ट की बात करें सर, डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत हम देखने को मिलता है। पहले तो ये था कि जो लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन चीज़ों की चपेट में आ जाते थे तो समझ में आता था, पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ये सवाल मैं अपना कंटिन्यू करूँगी, पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हाँ जी, रेडियो चस्का पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मैम, मेरा नाम आद्या है। जी जी मैम, सर हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे सर आप? आपका हालचाल जान रही है? अच्छा अच्छा, अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी ठीक हूँ। सर मेरा सवाल तो ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। जी तो ऐसा जब हमें ना तो काफी ज्यादा होता है, सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन रहती है ना। जी और अभी साइबर का तो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ऐसी कौन सी ऐप्स जो हम अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी चीजें जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जिससे हम इसको मतलब प्रिकॉशन लेकर हम बच भी सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ऐप तो काफ़ी असंख्य संख्या में है, लेकिन सवाल ये आपका बहुत अच्छा है कि आखिर हम कैसे पहचान करें कि कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कौन सा नहीं करना है। तो आपके पास क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि वो लोग भी कॉल करते हैं, मैं उसे काफी सारे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बट हमें यूज करना भी नहीं आ रहा होता है उससे। बहुत से ऐप्स जैसे गवर्नमेंट भी बताती है, तो उनका ये कहना है कि हमें भी यूज़ करना ही नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कि वो किसी भी ऐप्स हैं कौन से। एक्चुअल में क्या है, आपके पास चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, जो अगर आपने लीगल साइट से और उन्हीं के एप्लीकेशन से अगर डाउनलोड किया है तो निश्चित रूप से वो सिक्योर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको लिंक भेज रहा है और आपको उसके लिंक के आधार पे वो क्लिक करके और डाउनलोड करा रहा है, निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। तो हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के कहने पे किसी भी अननोन ऐप को जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या हमारी जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे किसी अनजाने व्यक्ति के कहने पे कोई भी ऐप डाउनलोड न करें, और हमारी आवश्यकता के हिसाब से जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है या जो आईफोन का है, तो हम उसी के थ्रू डाउनलोड करें, हमारी जरूरत के हिसाब से करें, तो हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित होगा। सर एक चीज है कि जैसे कि हमारे नंबर से बहुत जगह पर सर्कुलेट हो पाता है, लेकिन हमें लोग काफी परेशान करते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखें, वैसे हम क्या करें कि हमारे नंबर ऐसे सर्कुलेट ना हो जाए? यानी कि जैसे हमारा नंबर हर जगह सर्कुलेट हो जाता है, कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है, तो वो कह रही है कि हमारे नंबर को हम कैसे सेव रख सकते हैं? देखिए ऐसा है कि आप डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से, अगर मान लो हमने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं भी हम डिजिटली बहुत सारी चीज़ों को अपना रहे हैं आज के समय में, तो इस चीज़ से तो बिल्कुल ये कहें कि हम पूरी तरह से हमारा नंबर कहीं सर्कुलेट हो ही नहीं, ये तो आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन इसका उपाय यही है कि हम जितने जागरूक रहें और जितने सतर्क और सावधान रहें, उतना ही हमारे लिए सेफ होगा। ओके, अब आपका कोई और सवाल? नहीं। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। जी सर। सो डिजिटल अरेस्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे अधिकतर पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग उसका शिकार हो जाते हैं। क्या गलतियां वो लोग करते हैं कि आगे उनको ध्यान रखना है, और हमारे जितने भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट का कभी शिकार ना बने, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए ऐसा है कि डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि सामने वाला वीडियो कॉल के माध्यम से आपको फंस रहा है। अगर हमारे फ़ोन पे कोई वीडियो कॉल आ रहा है, चाहे किसी एप्लीकेशन से आ रहा हो या किसी नंबर से आ रहा हो, तो सबसे पहली बात तो हम ये सीख लें कि किसी अननोन व्यक्ति का वीडियो कॉल अटेंड ही क्यों करना है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो परिचित होगा तो निश्चित रूप से हमारे फोन पे उसका नंबर सेव होगा, और अगर कोई परिचित व्यक्ति कर रहा है तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किसका वीडियो कॉल अटेंड करना है, किसका नहीं करना है। अगर कोई फ़ोन हमारे पास अननोन नंबर से आ रहा है या किसी अननोन साइट से आ रहा है, तो हमको पहली बात तो ऐसे वीडियो कॉल को अटेंड ही नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मैं आमतौर पे व्हाट्सएप कॉल या किसी अन्य ऐसे ऑनलाइन कॉल आते हैं
तो आमतौर पे मैं, ये मेरी मतलब वो है, मैं अटेंड नहीं करता हूँ। फिर भी क्योंकि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते कई बार मैं उठा भी लेता हूँ, इसलिए उठा लेता हूँ कि मुझे कम से कम पता तो चले कि सामने वाला अगर क्राइम मेंटेलिटी का व्यक्ति है तो किस तरीके से वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने अटेंड कर भी लिया तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म में होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना ही पुलिस का परिचय नहीं है पुलिस होने का। पुलिस की वर्दी तो 2-5 हज़ार रुपये में कोई भी टेलर तैयार कर देगा, और जो उसके कंधे पे बैज लगे हुए हैं वो भी किसी दुकान से 10-50 रुपये में मिल जाएंगे। तो सिर्फ वर्दी होने मात्र से वो पुलिस अधिकारी नहीं हो सकता। आप निश्चित रूप से अगर ऐसी कॉल आए तो हम उसका वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता भी है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने पे कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि पुलिस थाने पे मैं क्यों जाऊं, तो एक टोल फ्री नंबर है 1930, आप तुरंत 1930 को कॉल कीजिए, अपनी परिस्थिति बताइए, निश्चित रूप से आपका हल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी-छोटी हेलो हेलो। हाँ जी, रेडियो चस्का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? जी, मेरा नाम रमन कुमार है। जी रमन जी, सर हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल सबसे ये है कि हम जैसे सर अभी बता रहे थे साइबर अवेयर साइबर के बारे में, तो मुझे ये जानना है कि हम कई जगह अपने क्या कहते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड बांट चुके हैं। तो अब क्या केवल आधार नंबर और पैन नंबर की वजह से ही कोई हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है? नहीं, आधार नंबर और पैन नंबर के आधार पे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, केवल इतने भर से, अब इतने भर से मुझे तो अभी तक ऐसा प्रकरण संज्ञान में अभी तक मेरे पास नहीं आया कि सिर्फ आधार नंबर या पैन नंबर की जानकारी होने से या हमने कहीं पे उसको अप्लाई किया है तो इसके भर से फ्रॉड हो जाए। कहीं न कहीं व्यक्ति आपको या तो लिंक शेयर कर रहा है या ओटीपी मांग रहा है या आपका यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से क्या है। अगर लिंक शेयर कर रहा है तो लिंक शेयर करके आपने उसको ओपन किया है और उस लिंक पे अगर आप इन्फॉर्मेशन कोई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी है। बाकी इसके अलावा तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। तो सिर्फ आधार और व्हाट्सएप के आधार और पैन कार्ड के नंबर के आधार पे अगर ऐसा फ्रॉड की गुंजाइश वैसे नहीं है। लेकिन क्योंकि आधार नंबर आपका ईमेल आईडी से कोई ईमेल आईडी से हमारा ईमेल हैक कर सकता है क्या? जैसे ईमेल आईडी पे जब हम कई जगह ईमेल करते हैं तो ईमेल आईडी भी काफी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो फिर ईमेल आईडी से हैक केवल ईमेल आईडी के थ्रू, बिना पासवर्ड के थ्रू ईमेल को हैक किया जा सकता है क्या? नहीं, ईमेल आईडी में तो चूंकि आपका पासवर्ड है, और अगर आपने पासवर्ड अगर अच्छा स्ट्रांग पासवर्ड चुना है तो निश्चित रूप से संभव नहीं है। हाँ, एक अलग बात है कि कई बार हम सिस्टम पे पासवर्ड को सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमको लॉगिन करते समय हमारा पासवर्ड हमको नहीं दबाना पड़े। तो अगर ऐसा कुछ है तो अगर आपके सिस्टम को हैक करके आपके पासवर्ड पता कर सकता है, लेकिन ऐसे ईमेल आईडी हैक होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है, बस यही जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। तो सर, डिजिटल अरेस्ट के बारे में जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा तो किसी भी रूल में कोई भी ऐसा प्रावधान है ही नहीं। अगर किसी भी अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल आता है, किसी अनजान ऐप के द्वारा आपको वीडियो कॉल आता है, तो कोशिश करिए कि उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट अगर किसी अननोन नंबर से भी आपको कॉल आ रहे हैं तो उनको अवॉइड कीजिए। और अगर आपको पता चलता भी है कि वो जो है रॉन्ग नंबर्स है, वो फ्रॉड है, तो ट्रू कॉलर ऐप पे आप इतनी सी हम लोगों के लिए वो कर सकते हैं कि उस नंबर को जाके सेव कर सकते हैं कि वो फ्रॉड कॉल है, स्पैम कॉल है। इससे आगे ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के ये कुछ हमारी ड्यूटीज हैं जो ये हम कर सकते हैं। सर, लिखने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? बिल्कुल सही सवाल है। और कई बार मेरे दिमाग में विचार आते थे। तो जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ ऐसा होता, जब पढ़ लिख के थक जाते थे तो मैं कई बार अपना मूड ठीक करने के लिए प्रकृति के नज़दीक जाता था। जैसे कहीं खेतों में निकल गए या नदी का कोई किनारा, नदी के किनारे पर अगर आप बैठ के विचार करेंगे तो न सिर्फ आपको शांति मिलेगी बल्कि अच्छे अच्छे ख्याल भी आते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। तो जब विचार आते जाते हैं तो कई बार अच्छे विचार आए तो एक बार विचार किया कि क्यों नहीं जो विचार आते हैं उनको लिख लिया जाए। और यही लिख लेने की जो सोच है बनी मेरी, तो वहाँ से उसने किताब का रूप लिया। एक्चुअल में होता क्या है कि आप अगर अभी इस समय कहें कि मैं कोई किताब लिखने लग जाऊँ तो शायद संभव नहीं होगा। विचारों का एक प्रवाह होता है जो आपको जब आने लगता है, जैसे संगीत का
कोई गीतकार कोई गीत लिखता है या संगीत लिखता है तो निश्चित रूप से उसको लिपिबद्ध करना होता है। तो मेरा एक दोस्त था जो म्यूजिशियन था, अभी वो बॉम्बे में है, तो हम साथ में पढ़े इंदौर में। तो उस दौरान उसको कई बार मैंने देखा कि वो ऐसी कंडीशन से भाग के आता हुआ दिखा। कई बार वो बाथरूम में है और अचानक से उसके दिमाग में कोई चीज विचार आया तो तुरंत वहां से उसी अवस्था में बाहर आया और उसने अपनी कॉपी में उसको नोट किया। तो विचार बिल्कुल इसी टाइप के हैं। अगर मैं अभी सडन चाहूँ, मैं अभी इसी समय लिखना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक विचारों का प्रवाह होना जरूरी है, और अगर विचारों का प्रवाह हो रहा है तो आपको उस तरीके का माहौल भी चाहिए। मैंने अपनी अभी तक जो 5-6 किताबें लिखी है तो उनमें ऐसा ही हुआ है। मैं अक्सर सैटरडे संडे को लिखता था, जब मैं छुट्टी का या तो फिर देर रात तक तो अपने सिस्टम पे बैठ जाता था, और जब मुझे एकांत महसूस होता था या जब विचारों का प्रवाह आता था तो हो सकता है कि 2-2, 3-3 घंटे तक लगातार लिखना पड़े, तो लिखना पड़ा मतलब जी। तो इस तरीके से लिखने की शुरुआत हुई है। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, रेडियो चस्का पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक है। जी सर, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं कैसे जानकारी चाहिए थी। मैं आज न्यूज पेपर में देख रहा था तो आज लिखा था बहुत कोई डोमेन बना रहे हैं साइबर। सर फोन थोड़ा दूर करके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, आप अपनी बात कहिए पहले। अभी मैं ऐप देख रहा था, आरबीआई ने कभी लॉन्च किया है बैंक.इन। जी, तो वो क्या हमें जो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? आरबीआई ने कोई ऐप के बारे में कुछ डिटेल दी है न्यूज़पेपर में, तो वही जानना चाह रहे हैं कि हमको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आरबीआई हो या कोई भी एजेंसी, सरकारी एजेंसी हो, अगर कोई गाइडलाइन जारी करती है या किसी ऐप को डाउनलोड करने की अगर सलाह देती है तो निश्चित रूप से अगर वो अधिकृत साइट से आया है या उनका अधिकृत विज्ञापन है और उसके द्वारा वो अगर कोई चीज एप्लीकेशन बता रहे हैं तो जो प्रक्रिया को बता रहे हैं उसी प्रक्रिया को अगर हम फॉलो करके अगर करेंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज कई बार हम वेबसाइट से करते हैं तो वेबसाइट तो फेक भी हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो हमको बिल्कुल हूबहू एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं हल्का फुल्का माइनर चेंज होगा और इसी चेंज का फायदा उठा करके वो करते हैं। तो हम कभी भी किसी वेबसाइट से किसी के कहने पर, किसी के लिंक भेजने पर हम ऐसे डाउनलोड न करें। अगर ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे वो आरबीआई के द्वारा की गई हो या सेबी के द्वारा की गई हो या और किसी एजेंसी के द्वारा की गई हो, अगर उस गाइडलाइन में जो दी गई है उसी को अगर हम फॉलो करते हुए करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर, उसमें क्या है, डाउनलोड करो, मान लो दूसरी वेबसाइट डाउन हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं साइबर का फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, उसको हम डबल क्रॉस चेक करने के बाद ही अगर करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम पहले प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसको हम सुने, समझें, देखें, परखें और उसके बाद ही डाउनलोड करें तो ठीक रहेगा। थैंक यू। आपका कोई और सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं। थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। सर, इंस्पिरेशन का तो हमने आपका सुना, क्या पुलिस फोर्स के एक्सपीरियंसेस भी आपको लिखने में मदद की है कभी? निश्चित रूप से मेरा जो लास्ट उपन्यास है वो एक हत्या के प्रकरण पे है। मैं एक मर्डर का केस था जिसमें एक महिला की हत्या हुई थी, और जब मैंने उसकी मतलब जो स्पॉट देखा, स्पॉट में जब डेड बॉडी को देखा मैंने, तो उसको डेड बॉडी को देखते से ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये जिस तरीके का स्पॉट है उसको कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और मतलब जो सीन ऑफ क्राइम था वो ऐसा था कि मुझे जिसके उसने लिखने के लिए प्रेरित किया। फिर कहानी कुछ इस तरीके से हुई, निकली इन्वेस्टिगेशन में कि उसने एक मेरी कहानी का रूप ले लिया। क्या बात है। सो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस टर्न इनटू वो बुक। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सर, हम आपकी अगली बुक कब देखने को मिल सकती है हमें? अगली बुक अभी तो शुरुआत नहीं की है, ग्वालियर में रहते हुए। हो सकता है कि कभी विचारों का प्रवाह आया और उस प्रवाह के बाद वक्त मिला तो निश्चित रूप से, या फिर जब कभी अवसर आएगा तो निश्चित रूप से बताएंगे। फिलहाल तो काम नहीं चल रहा है। हम तो बहुत एक्साइटेड है नेक्स्ट बुक के लिए। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, रेडियो चस्का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? सुनील जी सुनील जी, सर आप सर से अपना सवाल कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड को देखते हुए मोबाइल चलाते समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? साइबर फ्रॉड ना हो उसको ध्यान रखते हुए मोबाइल चलाते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, ऐसा है कि मोबाइल का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो एक तो पहली बात, जल्दबाजी कभी ना करें। बिल्कुल, अगर चाहे कॉल हो, मैसेज हो, मेल हो या कोई लिंक हो, हम उसको पूरी तरह से देखें, समझें। और किसी भी अननोन नंबर से या अननोन मेल से अगर कोई लिंक आई है तो हम ऐसी लिंक को क्लिक न करें। इसके अलावा किसी भी साइट से, मतलब चाहे वो सोशल साइट कोई सी भी हो, इस तरीके की साइट से अगर कोई कॉल आ रहे हैं तो हम ऐसे कॉल को अटेंड न करें। और मोबाइल फ़ोन में अगर अज्ञात व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन देता है, डराता है, धमकाता है या किसी प्रकार का लालच दिखा करके अगर आपको आपके साथ फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन में अगर आपके पास अगर वो कोई भी नेट बैंकिंग का ऐप है या जैसे फ़ोन पे है, व्हाट्सएप है, फ़ोन पे है और ऐसे कई सारे जैसे गूगल पे हैं, इस टाइप के अगर आपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, तो ऐसे फ़ोन पर अगर हम बहुत सारे अनावश्यक की अगर एप्लीकेशन को चलाएंगे या डाउनलोड करेंगे या इस तरीके की कोई भी लिंक पे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से खतरनाक हो सकता है। तो आजकल क्या है कि मैंने मैक्सिमम लोगों के पास देखा है कि एक से अधिक फ़ोन होते हैं। कई बार व्यक्ति अपना जो जिसपे अकाउंट चला रहा है, ऐसे फ़ोन को वो सिक्योर रखता है और फालतू के जो जितने भी फुर्सत वाले काम हैं वो इस प्रकार के फ़ोन से नहीं करता और यही ज़्यादा बेहतर है। कम से कम जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम उस पर अगर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा। हेलो हेलो हाँ जी। जी सर, आपका कोई और सवाल? नो थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। सर, महिलाओं को लेकर, महिलाओं को स्पेशली अपने फ़ोन के साथ, अपने कंप्यूटर्स के साथ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो साइबर फ्रॉड से बच सके? आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो फेसबुक चला रहा हो, इंस्टाग्राम चला रहा हो, यूट्यूब हो, किसी भी प्रकार से हो, तो हर व्यक्ति का खाता है, हर व्यक्ति का अपना अकाउंट है। और आजकल क्या है कि सब चाहते हैं कि उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं हों या उसके साइट के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हों। तो हम क्या है, कई बार अननोन व्यक्ति जिसको हमने कभी ना जाना है, न पहचाना है, न कभी देखा है, न जिसके बारे में हमने कभी सुना है, ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो करते हैं या ऐसे व्यक्ति को हम अपने की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे अनजाने नंबर या ऐसे अनजाने दोस्त हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से अगर आप चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग करने के बाद आमतौर पे मैंने, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें सामने वाले ने यही शिकायत की कि उसकी किसी सोशल साइट के माध्यम से दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद चैटिंग होती रही, चैटिंग होने के बाद उसने एक दिन रिक्वेस्ट की कि अरे हम वैसे तो कई बार चैटिंग कर चुके हैं, एक दूसरे को जानते ही पहचानते हैं, लेकिन कभी मिले नहीं है, तो क्यों ना हम एक पार्टी प्लान करें या क्यों ना हम एक बार मिलें। तो ये जो पार्टी प्लान करना या मिलना है, ये बहुत खतरनाक है। अगर किसी अज्ञात व्यक्ति की अगर ऐसा कोई इनविटेशन है जिसको हम जानते नहीं है, सिर्फ हमारा वो सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंड है जिसको हमने फिजिकली कभी नहीं देखा है, सिर्फ हम चैटिंग कर रहे हैं या फिर तो फोन पे बात कर रहे हैं, और वो भी कब, जब कि हम उसको नहीं जान रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर हमसे आग्रह करता है मिलने का या किसी और पार्टी वार्टी का, तो ऐसी जगह हम पहली बात तो न जाएं। और अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जिज्ञासा है कि नहीं जाना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए, तो बेहतर होगा कि हम परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे महिलाएं अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रख सकती हैं। और साइबर क्राइम वो एक ऐसा जाल है कि एक छोटी सी गलती आपको उसमें डाल सकती है। देखिए, जाल क्या, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। साइबर क्राइम हमारे घर में चूहे के पकड़ने के लिए जो पिंजरा लगाते हैं ना, बिल्कुल पिंजरे की तरह है। जैसे घर वाले क्या है कि चूहे को फांसने के लिए पिंजरे में उसने ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लगा दिया और छोड़ दिया, और जिस प्रकार से चूहा उसके अंदर सोचता बड़ी होशियारी के साथ कि मैं रोटी को खा के आ जाऊंगा या ब्रेड को खा के आ जाऊंगा, और उसी लालच में घुसता है और उसके बाद वो शिकार हो जाता है। जस्ट इसी तरीके से साइबर फ्रॉड का भी है कि सामने वाला हमको बिल्कुल मोह माया की दुनिया दिखाएगा, उसमें आपको लॉटरी दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, गिफ्ट दिखाएगा या किसी भी तरीके से आपको प्रलोभित करने का प्रयास करेगा। बस उस पिंजरे का हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ये वो चूहे के पिंजरे की तरह का कोई पिंजरा है जो हमें फांसने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि सर ने आपको बिल्कुल एकदम लाइव उसमें एकदम इतना घरेलू एग्जाम्पल दिया है,
ये चीज़ अब तो आपको समझ में आ ही जानी चाहिए। पर इन केस अगर भगवान ना करे अगर आप किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो डरने की कोई भी बात नहीं है। कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ये नहीं बोलता कि डिजिटल अरेस्ट में जैसे कि कहा जाता है कि फैमिली से बात नहीं करनी, रूम से बाहर नहीं निकलना है, कभी कोई ऑफिसर आपको ये नहीं कहेगा। तो अगर आप किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम का शिकार होते हैं सबसे पहले अपने परिवार वालों को बताइए और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को रीच आउट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर 1930 जी, तो 1930 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं और आप पुलिस वालों की मदद ले सकते हैं। सर आपने इतनी बुक लिखी है, आगे भी हम बिल्कुल आशा करते हैं आपकी हम बहुत सारी बुक और देखने को मिलेगी हमें। अगर आपकी जीवनी पे कोई बुक बनती है तो उसका शीर्षक क्या होगा? कई मंजिल से गुजर रहे। क्या बात है। और अगर आपकी जिंदगी पे हम कोई मूवी बनवाते हैं तो आप किस हीरो को अपना किरदार निभाने की वो जिम्मेदारी देंगे? ये बहुत कठिन प्रश्न है। नहीं सर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही व्यक्ति को किरदार निभाने की बात कहूँगा जो बिल्कुल सीधा सिंपल सी जिसकी जिंदगी हो और वहाँ से व्यक्ति ग्राउंड लेवल से आके इस मुकाम तक कैसे पहुँचता है वो उसकी संघर्ष की एक्चुअल कहानी उसमें नजर आना चाहिए। जैसे आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, उसमें जो किरदार चुना गया था बस ये समझ लीजिए कि उससे मिलता जुलता ही कुछ किरदार होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, हालांकि आपने मतलब पूछा जरूर है पर मैं बता नहीं पाया था, मुझे याद आया 12th फेल से कि मैं भी 12th फेल हूँ और एक बार नहीं 2 बार। Such an inspiration यार, ये तो बहुत 2 बार 12th inspiration फेल होने के बाद तीसरी बार में मैंने 12th पास की है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी जीवन बहुत ही सिंपल था। बिल्कुल मैं एक सिंपल सी जॉब की तलाश में था कि हाँ व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा या इस तरीके से होऊंगा। वो तो बस ये समझ लीजिए कि एक लाइन मिली, एक लगा कि कुछ करना चाहिए और बस शुरू हो गए और लक्ष्य हासिल हो गया। लोग कहते हैं ना कि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सर है कि अगर आपको जिंदगी में शुरुआत में अगर आपको वो कहते हैं ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, तो अगर आपको शुरुआत में जिंदगी लेमन दे भी रही है तो बिल्कुल कह नहीं सकते अगले पड़ाव पे क्या हो। आज वो 2 बार 12th फेल, आज एडिशनल एस्पिरेंट। ओ माय गॉड सर, आज जितने भी एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, जितने भी युवा हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, नो डाउट। सर जैसे साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, लोग फ्रॉड कॉल्स वगैरह करते हैं और अब तो ऐसा नहीं है कि केवल गरीब लोगों को या जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है उन्हीं को शिकार बना रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स तक को शिकार बनाते हैं। तो क्या कभी आपको कोई ऐसा फ्रॉड कॉल आया हो जो साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको जकड़ना चाहता हो? बिल्कुल, मेरे पास एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे कॉल आए हैं। जैसे एक बार मुझे कहा गया था कि मेरी कोई ICICI की एक पॉलिसी है जो मैंने 2011-12 में ली थी। तो निश्चित रूप से मैंने 11-12 में एक पॉलिसी ले रखी थी और इत्तेफाक से ICICI की ही ले रखी थी। तो मुझे एक पल के लिए लगा, लेकिन चूंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर मैं ही इतनी आसानी से अगर बन जाऊंगा तो फिर लोगों को मैं क्या उदाहरण दूंगा अगर मेरे साथ ऐसी चोट हो जाती है तो मैंने कोई जल्दबाजी का परिचय नहीं दिया। उसने जो भी इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए, जो भी उसने पॉलिसी नंबर वगैरह मुझे नोट कराया, तो मैंने उसका फोन कटने के बाद यहाँ पे जो ICICI का ऑफिस था वहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी जानकारी को निकलवाया और निकालने के बाद मैंने उसको वेरीफाई किया। जब वेरीफाई किया तो मुझे लगा कि वो रॉन्ग नंबर था, फ्रॉड कॉल था। ऐसा ही एक मामला आया था कि मेरा एक परिचित साथी है जिनके बच्ची चूंकि दिल्ली में पढ़ रही थी और उसी समय वो घर आई हुई थी बच्ची। इत्तेफाक से ऐसे समय फोन आया जब बच्ची उनके पास थी। फ्रॉडलैंड ने उनको कॉल करके कहा कि आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है? जी हाँ पढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी 4 अन्य बच्चों के साथ पकड़ी गई है और आप क्या अपनी बच्ची को छुड़ाना चाहते हैं? तो चूंकि उनके पास तो बच्ची थी इसलिए उनको थोड़ा सा मजाक सूझा, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारी बच्ची से बात कराइए और उन्होंने अपना फोन अपनी बच्ची को दे दिया। आप यकीन मानिएगा कि सामने वाला मतलब जो बच्ची थी ऐसा उसको महसूस हो रहा था जैसे वो अपने आप से बात कर रही है। सामने की जो आवाज थी हूबहू उसी की आवाज में बात की जा रही थी, यानी कि कोई ऐप था, कोई एप्लीकेशन थी जिसे उसकी आवाज को कॉपी करके अडॉप्ट करके उसी की आवाज में बात की जा रही थी। अगर आप कल्पना करके देखिएगा, अगर मान लो वो बच्ची अगर माँ बाप के पास नहीं होती और वास्तव में दिल्ली में होती और इस तरीके का कॉल आता तो कहीं न कहीं संभावना होती कि वो भी उस फ्रॉड का शिकार हो जाते। तो हम पहले सीख ये ले लें कि अगर इस तरीके का कोई कॉल आता है, चाहे वो डरा के कि आपकी बच्ची किसी क्राइम में अरेस्ट है या हमारे कब्जे में है
या ये कह के कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल भर्ती है। तो ऐसी किसी भी कॉल, चाहे वो कितनी भी सच्चे लगे, कितनी भी सच्चाई उसमें हमको नजर आ रही हो, लेकिन एक बार उस फोन को कट करके और एक बार अपने साइड से उसको वेरीफाई जरूर कर लें। बिना वेरीफाई करे आपको कितनी भी सही बात लगे उसके झांसे में ना आए। और एक वो कंफर्ट पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ज़रूर होना चाहिए कि एक तो पहली बार तो माँ बाप को थोड़ा सा ऐसा भरोसा भी होना चाहिए अपने बच्चों पे कि हमारा बच्चा इस टाइप की चीज़ में नहीं फंस सकता, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो पेरेंट्स पहले सबसे पहले बच्चे को डायरेक्ट कॉल करके पता करें, है ना। बिल्कुल। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूँगी कि आप आज के पूरे एपिसोड को सम अप करते हुए हमारे ग्वालियर वासियों को कोई मैसेज दें। देखिए, समय न तो किसी का इंतजार करता है और न ही समय किसी के लिए रुकता है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं 12th 2 बार फेल हूँ, तो अगर मान लो मैं वहीं से अगर सोच लेता है कि अरे लाइफ तो ऐसी सिंपल है, तो हो सकता है आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। लेकिन हम फेल हो गए, जिसका मतलब ये कोई निराशा या मतलब समय एकदम रुक गया हो, यहाँ कहानी खत्म हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिंदगी को जब जहाँ जैसे शुरुआत करना चाहें, हमारे लिए जिंदगी हमेशा तैयार रहती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो भी लक्ष्य है उसको जिए, और जहाँ से भी शुरुआत करें आप तो बस शुरुआत भर कर दीजिए। आपके अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। और रही बात, मैं एक और संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा भी जो अभियान है वो साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो मेरी अपील है कि हम आज के डिजिटल युग में जी रहे हैं, और हम चाहें कि हम इस प्रकार के किसी भी गैजेट से बच जाएं, तो वो तो संभव नहीं है। हम गैजेट तो उपयोग करेंगे ही, लेकिन उपयोग करते हुए कैसे बच जाएं, तो हम किसी प्रकार की लालच में, किसी भी प्रकार के डर में और किसी भी प्रकार के मोह में न पड़ते हुए हम अपने गैजेट को बहुत ही सतर्कता और सावधानी के साथ उपयोग करें। किसी भी अनचाहे कॉल, अनचाहे लिंक और OTP या यूजर आईडी किसी के साथ शेयर न करें, और कोई भी एप्लीकेशन जो सामने वाला आपसे डाउनलोड कराना चाह रहा है ऐसे डाउनलोड न करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या कहीं आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या होने वाला है, तो 1930 पे कॉल करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा कि सर ने भी कहा, और जैसा कि हम पिछले इतने सारे एपिसोड से आपसे कहते आए हैं कि अगर किसी भी कारणवश आप अगर साइबर क्राइम के चपेट में आ जाते हैं तो डरने की कोई भी बात नहीं है। सारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए तैयार हैं, सारी वेबसाइट्स आपके लिए तैयार है, जिस पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बस आपको पुलिस तक रीच आउट करना ज़रूरी है और वो आपकी मदद के लिए तैयार है। सर, यू आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर हम सभी के लिए, और स्पेशली हम जैसे यंगस्टर्स के लिए तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि कैसे आपकी लाइफ जर्नी अपसाइड डाउन ऐसे चेंज हुई है। अपने हॉबीज़ को, अपने प्रोफेशन को आप कैसे बैलेंस करके चलते हैं। एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगी आप हमारे सभी उन युवा जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए, कि कैसे अपनी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। देखिए, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन वक्त की कोई कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त तो एक बहाना है। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, और अगर आपने कोई लक्ष्य हासिल कर मतलब सोच लिया है कि मुझे ये करके दिखाना है, तो कर सकते हैं आप। जो हमारे पास दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के जैसे 8 घंटे कहीं चुना गया ना, कि जैसे वर्किंग 8 घंटा, नींद 8 घंटा, काम तो क्यों मतलब 1/3। अगर आप सो रहे हैं तो 1/3, कार्य करें तो 1/3, उसके बावजूद आपके पास 1/3 टाइम है। तो इसका मतलब समय की पाबंदी या कमी तो नहीं है। आपने 8 घंटे की नींद किसको कहते हैं? 8 घंटे की नींद बहुत होती है। हम आमतौर पे एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर 4 घंटे की भी नींद मिल जाए तो 4 घंटे की पर्याप्त है। लेकिन अगर अच्छी नींद भी लेना चाहे तो 5 से 6 घंटे की नींद हो गई, 8 घंटे का काम हो गया। उसके बाद के आपके पास कम से कम 6-7 घंटे बचते हैं। तो 6-7 घंटे का टाइम वो टाइम है जहाँ आप किसी भी मुकाम को, चाहे आपको स्टेट PSC करना हो, चाहे आपको UPSC करना हो, या इसके अलावा भी कोई भी आपका लक्ष्य हो, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ाई लिखाई की या कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करूं, आपका चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो या आपके और कोई वर्किंग का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आपके पास समय की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास जुनून और जज्बा होना चाहिए। क्या बात है, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब है ना आज स्टूडियो में। वैसे तो रेडियो जस्ट अपनी पॉजिटिविटी के लिए हमेशा से जाना जा रहा है, पर आज तो कुछ तो स्पेशल ही है। और राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के जस्ट का आइकन में बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और मजेदार एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, इतनी सारी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर की, और आई होप साइबर क्राइम को लेकर सर ने जो भी डिटेल्स आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखेंगे और सतर्क रहेंगे। मिलती हूँ, तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सतर्क रहिए और सुनते रहिए रेडियो चस्का 95 एफएम बिंदास बजाओ। अनुष्का ने ऑफ कर देना। कैसे लगा? सर बहुत मजा आया। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि